हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो कैंपेन है हैशटैग मोदी रोज़गार दो, ये कैंपेन जो है हमारा फुल फ्लेजेड तरीके से चल रहा है। तो हमारा कैंपेन तो चल रहा है, लेकिन हमारी क्या जेन्युइन डिमांड्स हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या आप रिफॉर्म्स चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो क्या वो आप किसी पर्सन को बता पाएंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पॉसिबल चेंजेस हैं, जो कि हम हमारे एग्ज़ाम सिस्टम में चाहते हैं, वो सारे चेंजेस हम डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हैं हमारी डिमांड्स, जो कि हम रिफॉर्म्स जो एग्ज़ाम में चाहते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली डिमांड है वो है टाइम बाउंड एग्ज़ाम प्रोसेस। मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम ज्वाइनिंग तक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, फाइनल जो है ज्वाइनिंग कब होगी। ठीक है। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये होना चाहिए कि जो आपका एक एग्ज़ाम है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अगर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो अगर 1 साल से ज़्यादा का समय लेती है तो उसका जो आपका हर्जाना होगा वो उन्हें स्टूडेंट्स को देना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें तो जो आपका एसएससी सीजीएल 2018 का एग्ज़ाम था, जिसका नोटिफिकेशन आपका 5 मई 2018 को आया था, लेकिन जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था उसको कंडक्ट करवाने के लिए उन्हें 13 महीने का समय लगा। टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका 4 से 19 जून में हुआ था। इसके बाद आपका टीयर 2 का जो था एग्ज़ाम वो 11 से 13 सितंबर को हुआ, और टीयर 3 का जो था आपका एग्ज़ाम हुआ वो हुआ 29 दिसंबर को। और जो टीयर 3 का आया रिज़ल्ट वो आया था आपका 30 सितंबर 2020 को। मतलब टीयर 3 के रिज़ल्ट को आने के लिए 9 महीने से अधिक का समय लगा। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट जो होता है सीपीटी वो 18 से 19 दिसंबर में हुआ। और एसएससी ने इस साल प्रोसेस को डिले करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसको स्किल टेस्ट से अलग कर दिया। और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आया वो आएगा 31 मार्च 2021 को। तो अगर आप देखें कि नोटिफिकेशन से फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग में कुछ डिपार्टमेंट 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग दे देते हैं, और कुछ 6 से 8 महीने में, कुछ डिपार्टमेंट 12 महीने में भी ज्वाइनिंग देते हैं। तो अगर आप देखें कि आपको मतलब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। ये जो है आपका समय 1 साल में कैसे कंप्लीट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें कि एसएससी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो 1 तारीख को निकालती है, 1 मई को हम एक अज्यूम कर लेते हैं, 1 मई को आपका नोटिफिकेशन आता है। 30 दिन तक फॉर्म भरे होते हैं, जिसमें टोटल 30 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा। अब जो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो होता है 1 महीने बाद, मतलब 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में। टीयर 1 की जो आपकी अटेंडेंस रही वो है 10 लाख, जो कि हमने ज़्यादा मान ली, क्योंकि नॉर्मली टीयर 1 में अराउंड 8 लाख के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। अब जो आपका टीयर 1 का है रिज़ल्ट वो आया 1 महीने बाद, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर डिक्लेयर हो सकता है, जो कि आया 1 अगस्त को, जिसमें आपके 1,50,000 एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए। अब टीयर 2 के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए हमने एसएससी को 45 डेज़ का समय दिया। ठीक है। 45 डेज़ के अंदर एक शिफ्ट में आपका हुआ टीयर 2 का एग्ज़ाम, जिसमें अराउंड 80,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए। अब इस साल जो अच्छी चीज़ हुई थी वो ये थी कि टीयर 2 एग्ज़ाम के थोड़े दिन बाद ही टीयर 3 का एग्ज़ाम करा लिया गया था। तो हमने एसएससी को 10 दिन का समय दिया। 10 अक्टूबर को आपको टीयर 3 का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें आपके 70,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। क्योंकि टीयर 2 का एग्ज़ाम देने के बाद कैंडिडेट्स को पता चल जाता है कि उनका टीयर 2 क्लियर होगा या नहीं, इसलिए टीयर 2 में 80,000 थे, लेकिन टीयर 3 में 70,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। अब टीयर 2 का रिज़ल्ट निकालने के लिए हमने एसएससी को 45 डेज़ का समय दिया। टीयर 2 का रिज़ल्ट आया आपका 15 नवंबर को, जिसमें अराउंड 40,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। अब आपका टीयर 3 का जो है रिज़ल्ट, उसको निकालने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है, 40,000 एस्पिरेंट्स की कॉपी चेक होनी है, तो हमने एसएससी को 2 महीने का समय दिया। टीयर 3 का रिज़ल्ट आया आपका 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जैसे ही आपका आया रिज़ल्ट, 25,000 कैंडिडेट्स उसमें हुए सेलेक्टेड। अब टीयर 4 वाला जो होता है डीवी का प्रोसेस, वो हमने 1 महीने बाद शुरू करा, जो कि हुआ 15 फरवरी को। 15 फरवरी को आपका प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें अराउंड 22,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है वो आया 31 मार्च को। मतलब इसके लिए भी हमने एसएससी को 45 डेज़ का समय दिया। और जो ज्वाइनिंग है आपकी वो हुई मई और जून में, मतलब 3 से 4 महीने में आपकी हुई ज्वाइनिंग। अब ये वाला जो मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बताएं कि क्या मैंने किसी भी प्रोसेस में एसएससी को कम समय दिया, तो आप कहेंगे नहीं। नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने में हमने
नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने में 30 डेज़ का समय था। ठीक है, टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट निकालने के लिए 30 डेज़ का समय था। टीयर 1 का रिज़ल्ट आने के बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम लेने के लिए हमने एसएससी को 60 डेज़ का समय दिया और टीयर 3 में हमने 10 डेज़ का समय दिया। अब उसके बाद टीयर 2 का रिज़ल्ट निकालने के लिए हमने 45 डेज़ का समय दिया और टीयर 3 का रिज़ल्ट निकालने के लिए 60 डेज़ का समय दिया। मतलब अगर आप माने कि ये एक सफिशिएंट टाइम है, इतने टाइम में एसएससी अगर काम करे तो प्रोसेस काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद टीयर 4 का एग्ज़ाम होने के लिए हमने 30 डेज़ का समय दिया और टीयर 4 का फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए 45 डेज़ का समय दिया। तो अगर आप देखें कि ये प्रोसेस अगर एसएससी चाहे तो 1 साल के अंदर कितने स्मूथली तरीके से कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको जो हमारी पहली जेन्युइन डिमांड थी वो समझ में आई होगी कि जो आपका एग्ज़ाम प्रोसेस है पूरा वो टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम कब हो रहा है और उसका रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग कितने टाइम में आएगी। उसके बाद जो एक एग्ज़ाम है वो उसमें 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद जो एग्ज़ाम शिफ्ट्स हैं वो जितनी कम हो सकती हैं उतनी कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा कि अभी एसएससी सीएचएसएल का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 13 अक्टूबर में शिफ्ट 1 और 2 में बहुत घपले हुए हैं। उसमें जो आपका रॉ स्कोर था वो काफ़ी कम था, लेकिन जो कैंडिडेट्स ने का जो इंक्रीमेंट हुआ वो बहुत कम रहा। मतलब अगर किसी एस्पिरेंट का, अगर आप मानिए कि किसी और शिफ्ट में था एग्ज़ाम तो उनका रॉ स्कोर था 140, लेकिन 13 मार्च शिफ्ट 1 में जो रॉ स्कोर निकल के आया वो था 115 से 120 के बीच में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने कितने एब्रप्टली बिहेव करा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जो इजी शिफ्ट में किसी के 140 नंबर थे तो उसके अराउंड 20 नंबर बढ़े, लेकिन अगर यहाँ पे कोई 115 नंबर लेके आ रहा है तो उसके सिर्फ 10 से 12 मार्क का इंक्रीमेंट हुआ था। इस तरीके से सीएचएसएल ने नॉर्मलाइजेशन में इतना एब्रप्टली बिहेव किया। अब जो आपकी सेम चीज़ हुई वो हुई एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें अगर आप देखें तो जो 18 नवंबर वाली शिफ्ट थी जिसका पेपर काफ़ी इजी रहा, उसमें एक कैंडिडेट के टोटल 540 मार्क्स थे यूआर कैटेगरी से। ठीक है, उनका टीयर 1 में स्कोर था 190, टीयर 2 में उनका इंग्लिश में स्कोर था 190, मतलब टोटल स्कोर हो गया उनका 380। इसके बाद उनका जो पॉइंट में स्कोर था वो था अराउंड 170, मतलब टोटल स्कोर उनका पहुंचा था 550 के आसपास। 540 नहीं, इसको आप 550 मान लें। 550 पहुंचने के बाद जो उनका मैथ्स में डिक्रीमेंट हुआ वो अराउंड 30 से 40 मार्क्स उनके मैथ्स में कम हो गए, जिससे वो यूआर कैटेगरी की जो 528 की कट ऑफ थी वो भी क्लियर नहीं कर पाए। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ने एसएससी सीजीएल 2018 का जो 2019 का मेंस का एग्ज़ाम था उसमें बहुत ही एब्रप्टली बिहेव करा। तो अगर एग्ज़ाम की शिफ्ट जितनी कम हो सकती है उतनी कम होंगी तो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे से काम कर पाएगा। और जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी एसएससी को कोशिश करना चाहिए कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम रख सके। और वो सेम तब हो पाएगा जब आप जितनी एग्ज़ाम की शिफ्ट्स हैं जितनी कम करेंगे उतनी आपकी चांसेस रहेंगी कि जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो आप मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अराउंड 40 से 45 शिफ्ट थी, जो सीजीएल प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अराउंड 18 से 21 शिफ्ट थी, और जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 3 शिफ्ट में हुआ था। तो जब शिफ्ट्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल को सेम रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है नो रॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप देखें कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में रॉन्ग क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक एस्पिरेंट जो वहाँ बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है उसका वाला समय तो जाता ही है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ करते हैं आप, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपने 2 से 3 मिनट का समय लगा दिया, आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो उसका आपके माइंड में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एसएससी से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि जितना हो सकता है रॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में न डालें। रॉन्ग क्वेश्चन आने के बाद एक और जो गलत चीज़ क्या होती है कि एसएससी आपसे हर क्वेश्चन के 100 रुपीज़ रिप्रेजेंटेशन चार्ज करती है, और जो आपने रिप्रेजेंटेशन करा उसके बाद ये जो अगर आपने सही मतलब गलत क्वेश्चन बताया तो ये अमाउंट आपका रिफंडेबल होना चाहिए, क्योंकि गलती तो इसमें एसएससी की है, लेकिन एसएससी इस अमाउंट को रिफंड भी नहीं करती है। नेक्स्ट जो आपका मेन दिक्कत है वो है एज रेकनिंग इशू। एज रेकनिंग इशू में क्या है, एसएससी कभी कभी उसको 1 अगस्त लेती है, कभी कभी उसको 1 जनवरी लेती है। अब उससे क्या होता है, जो एग्ज़ाम प्रोसेस में डिले हो रहा है वो एसएससी की साइड से हो रहा है, लेकिन 1 अगस्त और 1 जनवरी में क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं
जो अपना जो एग्ज़ाम का अटेम्प्ट होते हैं उसको मिस कर देते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम में पहले एसएससी ने इसको 1 जनवरी मतलब एसएससी 2018 में जो एज रेकनिंग थी वो 1 अगस्त थी, लेकिन एसएससी 2019 में सीजीएल 2019 में एसएससी ने इसको 1 जनवरी कर लिया। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो इसमें 6 महीने का समय था, इसमें जो एस्पिरेंट्स थे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका ये अटेम्प्ट मिस हो गया। अगर यूपीएससी ने इस साल जो सब लोगों के लास्ट अटेम्प्ट थे उनको एक एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया है, तो क्या एसएससी एक अटेम्प्ट लोगों को एक्स्ट्रा नहीं दे सकता? ये बहुत गलत बात है। अगर यूपीएससी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा देता है तो एसएससी को भी कोरोना काल में एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा ज़रूर देना ही चाहिए। जैसे कि अगर इसमें आप देखें एज रैंकिंग इशू जो है उसमें अगर आप देखें तो सीपीओ 2018 में जो एज मांगी गई थी वो थी 1 अगस्त 2018 से, लेकिन सीपीओ 2019 में जो एज मांगी गई वो हो गई 1 जनवरी 2020। जो गैप यहाँ पर 1 साल का होना चाहिए था वो 1.5 ईयर्स चला गया। अब सिमिलरली अगर आप सीएचएसएल का देखें तो एसएससी कैसे घपले करती है आप देखिए। यहाँ पे पहले यहाँ पे 1/8/2015 था, उसके बाद ये 1/1/2017 हो गया, मतलब 1.5 ईयर्स का गैप। अब यहाँ पे 1/1 था 2017, यहाँ पे 1/8/2017 हो गया, यहाँ पे 1.5 ईयर्स का गैप हुआ। और सिमिलरली यहाँ पे उसके बाद 1 साल का हुआ क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़े टाइम पर हो गए थे। अगर आप सीजीएल में देखें तो सीजीएल 2017 में जो एज रेकनिंग थी वो थी 1/8/2017। सीजीएल 2018 में भी डेट सेम थी 1/8/2017, लेकिन सीजीएल 2019 में इन्होंने एज रेकनिंग कर दी 1/1/2020, मतलब इसको इन्होंने 1.5 ईयर से बढ़ा दिया। जो कैंडिडेट्स थे जो अपनी एज को 1/8/2019 मान के चल रहे थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो आपका 2019 का था, ठीक है, लेकिन जब आपकी एज ये हुई 1/1/2020 तो जो आपका ये 6 महीने का गैप था, इस चक्कर में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट लूज़ कर दिया। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एग्ज़ाम के विथिन 1 मंथ पब्लिश होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही मैं एक ईजी चीज़ कहूँगा। क्योंकि अभी आप देखें कि जो कैट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो था रिज़ल्ट, कैट का एग्ज़ाम हुआ था आपका 29 नवंबर को, लेकिन रिज़ल्ट आपका 5 जनवरी को पब्लिश कर दिया गया था। उसमें लेकिन एस्पिरेंट जो थे वो 2 लाख थे, लेकिन जो एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ जो कि आपका 15 से 18 नवंबर में था, उसका रिज़ल्ट आया आपका 19 फरवरी को। मतलब आप मानिए कि रफली 3 महीने में आया एसएससी का रिज़ल्ट, जो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, लेकिन कैट ने उसी रिज़ल्ट को 1 महीने के अंदर पब्लिश कर दिया। तो जो हमारी नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिमांड है वो ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उनका रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर पब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप एसएससी सीजीएल की क्रोनोलॉजी देखें, ये तो ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका रिफॉर्म्स इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। क्या एसएससी एक ऐसा प्रोसेस नहीं लेके आ सकता कि जिससे एस्पिरेंट्स के 200 में से 200 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए? मतलब जो इंक्रीज़ होना चाहिए वो एक हद तक होना चाहिए। जैसे अगर आप माने कि ये एक इजी शिफ्ट है जिसमें एक कैंडिडेट 160 लेके आ रहा है और एक टफ शिफ्ट है जिसमें एक कैंडिडेट 150 लेके आ रहा है, तो आप दोनों के 20 नंबर बढ़ा दीजिए, दोनों को एक मतलब इनके आप 10 नंबर बढ़ा दीजिए और इनके आप 20 नंबर बढ़ा दीजिए, तो दोनों पहुंच जाएंगे 170 तक। लेकिन एसएससी इसमें क्या करता है, 150 वाले के ये 30 नंबर बढ़ा देंगे तो वो पहुंच जाएगा 180 तक, और 160 वाले के आप 20 नंबर बढ़ा देंगे तो वो पहुंच जाएगा 180 तक। लेकिन आपको इतना इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है, आप इंक्रीमेंट एक लेवल तक करिए ताकि किसी एस्पिरेंट के 200 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं हैं। क्योंकि ये एक बहुत मजाक वाली बात लगती है कि एक एग्ज़ाम है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 200 में से 210, 215, इवन 220 तक लेकिन मार्क्स लेके आ जाते हैं। लास्ट ईयर जो 2018 में हाईएस्ट स्कोर आपका 230 के ऊपर गया था प्रीलिम्स में। अब अगर आप देखें तो जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है डिमांड वो ये है कि जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर होता है वो कंसिस्ट करना चाहिए एग्ज़ाम डेट्स एज वेल एज रिज़ल्ट डेट्स। मतलब जो एग्ज़ाम कैलेंडर एसएससी पब्लिश करती है उसमें एग्ज़ाम डेट्स तो होनी ही चाहिए, उसके साथ जो आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा। उसके बाद हमारा कल 11 बजे पूरे ट्विटर कैंपेन है जिसको हम पूरा धुआं कर देंगे, वो है आपका #मोदी रोज़गार 2, #मोदी MODI_ROJ
GAR_2। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। इस बार हम अराउंड 9 मिलियन ट्वीट्स तक पहुंच गए थे। कोशिश करें कि इस बार हम 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे, क्योंकि जो हमारा लास्ट ईयर जो था RRB एग्ज़ाम डेट्स, इसको भी हम अराउंड, ये आप देखें कि 7139 मतलब रफली हम इसमें भी अराउंड 8 मिलियन ट्वीट्स तक मतलब 80 लाख ट्वीट्स तक पहुंच गए थे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेटिंग लिस्ट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस इन SSC एंड रेलवे। अब एक एग्ज़ाम है SSC का जिसमें अगर आप माने कि एक एस्पिरेंट है जिसने 2017 का एग्ज़ाम भी दिया, 2018 का एग्ज़ाम भी दिया और 2019 का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन अगर वो एस्पिरेंट 17 में बिल्कुल बॉर्डर में था और वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, उसने 18 का एग्ज़ाम दिया, लेकिन 17 के बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अच्छी पोस्ट जिनको 18 में मिल जाएगी, जो 17 की ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो 17 के जो बॉर्डर पे स्टूडेंट्स थे उनको पोस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 18 का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो 18 के एग्ज़ाम के लिए ओवर एज हो जाएंगे। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 17 के स्टूडेंट्स हैं उनको पोस्ट मिल जाएगी। तो ये एक मैं काफ़ी अच्छी चीज़ कहूँगा कि SSC में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी है डिमांड वो ये है कि CGL 19 और CGL 18 का जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट होना चाहिए। मतलब SSC को काफ़ी हद तक इस प्रोसेस को फास्टन करने की ज़रूरत है। अभी CGL 18 में अगर आप देखें तो DV का प्रोसेस चल रहा है। SSC अगर चाहे तो DV का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद 10 दिन के अंदर भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो इसमें भी 40 से 50 दिन का समय ले रहे हैं। और यहीं पे अगर हम CGL 19 की बात करें तो अभी आपका Tier 2 का रिज़ल्ट आया है जिसके मार्क्स नहीं आए हैं। SSC अगर चाहे तो 3 से 4 दिन के अंदर मार्क्स निकाल सकती है। मार्क्स निकालने के बाद आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर कॉपी चेकिंग हो सकती है, जो आपकी Tier 3 की कॉपी है। Tier 3 की कॉपी चेक होने के बाद आपका 1 महीने के अंदर DV का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका अगर 1 महीने ये चला, 1 महीने बाद फाइनल रिज़ल्ट आया, तो आप मानिए कि आपका जून जुलाई तक भी SSC CGL 2019 का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है अगर SSC चाहे तो, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत एक ज़रूरी चीज़ होगी। वरना जो 18 वाले हैं वो 19 में भी अपीयर होंगे और 19 वाले 20 में भी अपीयर होंगे, तो इससे कट ऑफ तो बढ़ेगा ही सही। और बहुत लोग ऐसे भी रहेंगे जो 18 में ले लेंगे पोस्ट, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, 19 में ले लेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, और 20 में अच्छी पोस्ट लेके ज्वाइन करेंगे, तो जिससे जो सीट होगी वो वेस्ट चली जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट है डिमांड वो है कि जो RRB NTPC और ग्रुप D के जो एग्ज़ाम प्रोसेस हैं उनको भी फास्टन करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखें कि अभी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आपका अराउंड 4 महीने तक तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चलेगा, जो कि है आपका Tier 1 का एग्ज़ाम। उसके बाद 3 से 4 महीने में आएगा रिज़ल्ट। उसके बाद 3 से 4 महीने बाद होगा आपका Tier 2 का एग्ज़ाम, 1-2 महीने वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका CPT वाला है वो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा। मतलब जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी आपकी वो 2022 के एंड तक ही पॉसिबल हो सकती है। तो हमारा जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो RRB NTPC और RRB ग्रुप D के एग्ज़ाम के प्रोसेस को फास्टन करें। उसके बाद SSC CGL 2018 की जो ज्वाइनिंग है वो विथिन 3 मंथ्स और फाइनल रिज़ल्ट आनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपका मानिए कि SSC CGL 2018 का फाइनल रिज़ल्ट 31 मार्च को आ जाता है और 3 महीने के अंदर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है, तो बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे CGL 18 वाले जो 19 में भी अपीयर होंगे। लेकिन 19 में अगर 19 के DV के पहले उनको CGL 18 की ज्वाइनिंग मिल जाती है तो पॉसिबल चांसेस हैं कि वो 19 के DV में अपीयर नहीं होंगे। तो उससे आप मानिए कि अराउंड 500 से आपकी 1000 सीट्स ऐसी होंगी जो बच सकती हैं। लेकिन अगर CGL 2018 की जो ज्वाइनिंग है उसमें टाइम लग जाता है, तो ये जो एस्पिरेंट्स हैं वो 19 की DV में भी होंगे अपीयर, और उससे क्या होगा, आपका उन्होंने 18 की सीट तो ली सही और साथ में 19 की सीट भी ली, तो इसी के साथ सीट जो है वो बहुत सारी वेस्ट चली जाती हैं। तो इसीलिए हमारा SSC से है निवेदन कि वो CGL 2018 की जो है ज्वाइनिंग सारे डिपार्टमेंट की कोशिश करें कि वो 3 से 4 महीने के अंदर हो सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रैंक लिस्ट और इंडिविजुअल रैंक। मतलब जो SSC हर टीयर के बाद जो आपको स्कोर कार्ड देता है उसमें अगर वो रैंक दे दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 या 2 फ़िल्टर लगाने होते हैं एक्सेल के, उसमें आप रैंक अपने स्कोर कार्ड के साथ मेंशन कर सकते हैं। अब रैंक से क्या होगा, अगर आप मानिए कि मैं एक UR कैंडिडेट से हूँ, UR कैटेगरी से हूँ, मेरी UR में रैंक बन रही है 7000,
लेकिन मुझे पता है कि यूआर में वैकेंसीज हैं सिर्फ 6000, तो क्या मैं इसके लिए अपीयर होऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूआर में क्या होता है, अगर आपकी वैकेंसीज 6000 है तो जो फाइनल वैकेंसीज होंगी वो आपकी अराउंड 5500 ही बचेंगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स एसटी, एससी और ओबीसी में से ऐसे होंगे जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर देंगे और वो यूआर कैटेगरी से लेंगे सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर इसमें रैंक मिल जाती है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और अगर आप उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर आप अपना कुछ और प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद जो हमारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फुलफिल द प्रोसेस ऑफ पेंडिंग एसएससी एग्ज़ाम्स। मतलब जितने एसएससी के पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका प्रोसेस जितनी जल्दी हो सकता है वो ख़त्म होना चाहिए। जैसे आप देखें कि CHSL 2018 का एग्ज़ाम का प्रोसेस पेंडिंग है, ठीक है, उसी के साथ CHSL 2019 का जो है प्रोसेस वो पेंडिंग है, CPO का प्रोसेस पेंडिंग है, MTS का प्रोसेस पेंडिंग है, जो GD है उसका प्रोसेस पेंडिंग है। मतलब एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके जितने भी प्रोसेस अभी तक हैं पेंडिंग वो जल्दी से जल्दी पूरे कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अगर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा वो है एक सेपरेट ग्रीवियंस सेल्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स। अभी तक क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो एसएससी में सफिशिएंट स्टाफ ही नहीं है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर हम फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन पे भी अच्छे से बात नहीं हो पाती है और ईमेल का तो रिप्लाई ही नहीं आता है। तो एसएससी को क्या करना है, एक सेपरेट ग्रीवियंस सेल बनाना होगा जो कि स्टूडेंट्स की जो कंप्लेन है उनका पूरा सल्यूशन दे सकें। इसी के साथ जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा वो है प्रोविज़न फॉर जोन सिलेक्शन अलॉन्ग विथ पोस्ट प्रेफरेंस। मतलब जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भराया जाता है तो उसके साथ आपसे अगर ये जोन सिलेक्शन भी मांग लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे आप माने कि आपने एक्साइज सेलेक्ट करा, अब एक्साइज के बाद आपने एक्साइज का कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक वो जोन सिलेक्शन का आएगा फॉर्म, वो आप फिल करेंगे, फिर आप ईमेल से उसको अपलोड करेंगे या पोस्ट से भेजेंगे, उसमें आपका 2 से 3 महीने का समय वेस्ट हो सकता है। तो एसएससी अगर चाहे तो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस के साथ जोन सिलेक्शन का काम भी करवा सकते हैं। अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं, और जितना हो सकता है लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।